नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक साइमन कमीशन के बारे में। तो आज हम ये जानेंगे आखिर क्या था ये साइमन कमीशन जिसको लेके पूरे भारत में विरोध हुआ था। और इसका विरोध न केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा किया गया था, बल्कि इसमें मुस्लिम लीग को भी इसका पूरा सपोर्ट मिला था। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हमारे भारत के बहुत महान क्रांतिकारी नेता, जिन्हें हम शेर पंजाब के नाम से भी जानते हैं, श्री लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। और उन्होंने अपने देहांत से पहले बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत पर एक एक कील की तरह साबित होगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या था साइमन कमीशन जिसको लेके भारत में इतना ज्यादा विरोध हो रहा था। तो साइमन कमीशन को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी समझना पड़ेगा, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। वह क्या था कि जैसा कि आप जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसी वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन सोल्जर्स है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन इसी वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन गवर्नमेंट थी और इंडियन सोल्जर्स थे, इनके बीच में काफी मतभेद हुए, जिसकी वजह से इन्हें वर्ल्ड वॉर में काफी दिक्कतें हुई। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि हमें इंडियंस का सपोर्ट पाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने 1917 में मॉन्टेग्यू को भारत भेजा। और उनका भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इंडियंस का सपोर्ट पाना। और इसी के लिए फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तैयार किया गया, क्योंकि उस समय भारत के जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। इस वजह से हम इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस एक्ट को तैयार करने का पूरा मोटिव था इंडियंस का सपोर्ट पाना। इसी के चलते इस एक्ट के दौरान डायरकी सिस्टम लाया गया, जिसे हम द्वैत शासन कहते हैं। इसमें जो पावर्स थी इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक सेंट्रल पावर्स और दूसरा प्रोविंसेस पावर्स। और प्रोविंस पावर्स को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सुरक्षित विषय यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो जितने भी सुरक्षित विषय थे इन सब पोजीशन को रखा गया तो थोड़ी अच्छी पोजीशन होती थी, यानी कि जितनी भी अच्छी पोजीशन थी वो सारी की सारी अंग्रेजों के हाथ में थी, यानी कि ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो इंडियंस को सौंपे गए, यानी कि जो छोटे मोटे पद होते थे जैसे कि सोशल वर्क हो गया या फिर लोकल एजुकेशन हो गई, तो इस तरह के जो पोजीशन होती थी ये इंडियंस को सौंप दी गई, ताकि उनको ये लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। और इनको ये सब्जेक्ट दे दिए गए और बाद में इनके लिए उनको जो फंड की या पैसे की जरूरत पड़ती थी वो भी इनको प्रोवाइड नहीं करवाते थे, जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कतें होती थी इंडियंस को। यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इंडियंस को पावर तो दी गई थी मगर नाम मात्र की, यानी कि जो मेन पावर थी वो अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थी। यानी कि इंडियन जो मिनिस्टर्स थे उनको अभी भी हाई पोजीशन पे अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाद में डिसाइड किया गया कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि ये जो डायरेक्ट सिस्टम लाया गया था इसकी पूरी समीक्षा करेगी, जांच करेगी और फिर ये देखेगी कि आगे हमें क्या नए नए इंप्रूवमेंट या रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो इसी डायरेक्ट सिस्टम की पूरी समीक्षा करने के लिए 1927 में एक कमेटी बनाई गई और इसके जो हेड था वो सर जॉर्ज साइमन को बनाया गया। इसी वजह से हम इसे साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से साइमन कमीशन को तैयार करने का मेन पर्पस था कि जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में द्वैत शासन या डायरेक्ट सिस्टम लाया गया था उसको पूरा से तैयार करना, उसकी समीक्षा करना और उसके ऊपर फिर एक रिपोर्ट तैयार करना, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा और जो नए रिफॉर्म जरूरत है उनको किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1990 में डिसाइड किया गया था कि अगले 10 साल बाद इस कमेटी को तैयार किया जाएगा, मगर आप देख रहे हैं कि जो कमेटी है वो उस हिसाब से 1929 में आनी चाहिए थी, मगर इस कमेटी को 1927 में ही तैयार कर दिया गया। इसका भी एक खास रीजन था। इसका रीजन ये था कि जो ब्रिटेन में थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी, और उसको साफ ये दिख रहा था कि अगले आने वाले इलेक्शन में जो लेबर पार्टी है वो सत्ता में आ जाएगी, और लेबर पार्टी जो है थोड़ी सी पोलाइट पार्टी है। तो उसको ये डर लग रहा था कि अगर लेबर पार्टी सत्ता में आएगी तो वो इंडियंस और ये लेबर पार्टी दोनों मिलके इंडियन मिनिस्टर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट में हाई पोजीशन पे पहुंचा देंगी। और कंजर्वेटिव पार्टी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी कि जो इंडियन मिनिस्टर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हाई पोजीशन पे पहुंचे। इसीलिए उसने इस कमेटी को समय से पहले 1927 में ही तैयार कर दिया, और इस तरह से 8 नवंबर 1927 को भारत में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए और नए नए रिफॉर्म के लिए एक कमेटी को तैयार कर दिया गया। इसी को हम साइमन कमीशन कहते हैं। इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसका हेड थे सर जॉन साइमन। इसके अलावा इसमें क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लोशन, एडवर्ड कैडोगन, वर्नोन हॉर्सॉर्न,
जॉर्ज लैंडफॉक्स और डोनाल्ड हॉवर्ड शामिल थे। तो जैसा कि आपने देखा कि जो 7 मेंबर्स थे ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, मतलब इसमें एक भी इंडियंस नहीं था। यही इस कमेटी की सबसे बड़ी कमी थी। और जब ये बात इंडियंस को पता चली कि जो नए अमेंडमेंट होने वाले हैं, नए रिफॉर्म होने वाले हैं, उन सबके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, तो इंडियंस को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि जो अमेंडमेंट होंगे, रिफॉर्म होंगे, वो लोग करेंगे जो ना तो इंडियंस के हैं और ना इंडियन के बारे में कुछ जानते हैं। और फिर इसके बाद 1927 में मद्रास में कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। और इस सेशन में डिसाइड किया गया कि साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। ये कमीशन जहां जहां भी जाएगा इसका वहां पे इसको विरोध किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब ये कमीशन पहली बार 3 फरवरी 1928 को सबसे पहली बार मुंबई पहुंचा, वहां पर लोगों ने इसको काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। और इसके बाद फिर ये कमीशन कभी लखनऊ, पुणे होते हुए जब 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा, जहां पर स्वयं लाला लाजपत राय जी इसका विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था कि साइमन कमीशन जहां से जाना था वो रास्ता पूरा ब्लॉक कर रखा था। वहीं पे पुलिस के 2 ऑफिसर थे, स्कॉट और सैंडर्स। इन दोनों ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और स्वयं स्कॉट ने लाठी लेकर लाला लाजपत राय जी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रहार किए, जिसके बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और उसके बाद फिर 17 नवंबर 1928 को उनके सिर पे चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और जिसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने का प्रण ले लिया और उन्होंने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। मगर 17 दिसंबर 1928 को जब वो स्कॉट को मारने गए तो गलती से वहां पर स्कॉट की जगह सैंडर्स आ गया और वो मारा गया। और बाद में इसी के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आई होप आपको अब साइमन कमीशन के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि साइमन कमीशन क्यों आया था और इसका इतना ज्यादा अपोज क्यों हुआ था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।